अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, विच इज़ चैप्टर नंबर 26। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन, इसकी कुछ बेसिक सी एग्जांपल्स और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली। ये वर्ड्स पहले भी सुने हुए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, 9th क्लास और आई गेस फर्स्ट ईयर वगैरह में भी इसकी डेफिनेशन तो पढ़ी थी। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड और टेक्नोलॉजी मीन्स डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट मैन्युपुलेटिव टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं हम। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट बायोलॉजिकल फिनोमेना यानी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अप्लाई कर रहे होते हैं। और इसके अंदर ख़ासियत ये होती है कि हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे होते हैं। आइदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे या उनके अंदर के सेल्स को यूज़ कर सकते हैं या उनका कोई भी बायो मॉलिक्यूल लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने का बेसिक मकसद ये होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका वेलफेयर हो, उनकी हेल्थ के लिए काम हो, ठीक है, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो या तो फिर एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो या एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो। सही। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है जो पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन इसकी एग्जांपल किस तरह से होगी, हम डेली लाइफ में क्या क्या देखते हैं। सपोज़ एक बहुत कॉमन चीज़ है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर डिसऑर्डर ये होता है कि उनकी बॉडी इंसुलिन जनरेट नहीं कर पाती, या इंसुलिन अगर प्रोड्यूस हो भी रहा होता है तो वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता है, जिसकी वजह से उनके अंदर शुगर लेवल्स को लो नहीं किया जा सकता नॉर्मली। तो उसके लिए वो इंसुलिन के इंजेक्शंस यूज़ करते हैं जो नॉर्मली मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। अब ये इंसुलिन आ कहाँ से रही है, हमें पता है इंसुलिन तो सिर्फ बॉडी में प्रोड्यूस होती है। तो क्या किसी ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं या तो फिर हम कहाँ से ला रहे हैं, इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं हम आर्टिफिशियली। तो होता ये है कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी जीन्स में हम चेंजेस कर देते हैं। उस चेंजेस की वजह से उस बैक्टीरिया के थ्रू हम इंसुलिन प्रोड्यूस करवाते हैं और उस इंसुलिन को हम एक्सट्रैक्ट आउट करके और फिर मार्केट में प्रोवाइड करते हैं फॉर पेशेंट्स वेलफेयर। ठीक, तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल हो गई कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ हो रहा है और किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये बायोटेक्नोलॉजी में आ रहा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे हमारे पास वैक्सीनेशंस होती हैं। कोविड आया था तो उसकी वैक्सीन जो थी हमने किस तरह से प्रिपेयर की थी, किस तरह से कोई भी वैक्सीन हो तो वो प्रिपेयर इस तरह से होती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस बीमारी को कॉज कर रहा होता है, सपोज अगर कोविड है और वो वायरस की वजह से कॉज हो रहा है, तो हम आइदर वो वायरस ले लेंगे इन लाइव फॉर्म या तो फिर अटेन्यूएटेड फॉर्म में ले लेंगे, या तो फिर हम उस वायरस का कोई टॉक्सिक पार्ट ले लेंगे जो क्या करेगा कि हमारी बॉडी में जाके और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाएगा उस वायरस के अगेंस्ट। तो खैर ये इम्यूनिटी का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन होता ये है वैक्सीनेशन इसी तरह से प्रिपेयर होती हैं कि आपको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वैक्सीन बनानी है, आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टॉलरेबल अमाउंट में या तो फिर बहुत माइन्यूट अमाउंट में ले रहे होते हो और फिर उसको यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। अब ये वायरसेस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है इतने सारे, हम इनको किस तरह से ग्रोथ करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। तो यही होता है कि हम उनकी क्लोनिंग करवाते हैं, यानी उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। तो ये मल्टीपल कॉपीज़ भी हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बना रहे हैं और इसका जो फर्दर एप्लीकेशन है या हमारा जो रीज़न है, बेसिक एम है, वो इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ ही है। तो इसीलिए ये भी किस में आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आ जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गई बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अलावा इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था ये टेक्निक्स, कि जो फार्मर्स थे उनको अपनी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करनी थी कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप आए और क्रॉप जो हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। इसी तरह जो एनिमल्स हैं उनकी क्रॉस ब्रीडिंग उन्होंने करवाना शुरू की थी। तो इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, मॉडर्नाइज होती गई और आज हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग सब ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे होते हैं, डील्स विद द मैन्युपुलेशन इन मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैन्युपुलेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो फिर उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं।
मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजेस कर रहे हैं, और वो चेंजेस यूजुअली उसके जेनेटिक मटेरियल में यानी उसकी जीन्स में हो सकता है, उसके डिफरेंट क्रोमोसोम्स के अंदर हो सकता है, या तो फिर उसके डीएनए के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। और फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है हमारे वेलफेयर के लिए, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, यानी कि चेंजेस कर रहे होते हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास दो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, दो प्रोसेसेस हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो एक होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी जिसे हम rDNA भी कहते हैं, और दूसरा होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें से आज हम देखेंगे rDNA को। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है बेसिकली, तो इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि हमारे पास सपोज़ यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास सपोज़ बैक्टीरिया का एक सेल है, और बैक्टीरिया का सेल हमें पता है कि इस तरह से होता है जिसके अंदर दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। उसके अंदर क्रोमोसोमल पार्ट हो सकता है उसका जो डीएनए होता है, और दूसरा उसका इस तरह से करके प्लाज्मिड मौजूद होता है। तो दोनों ही उसके जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करते हैं। अभी हमें इसी पे बात करनी है मज़ीद। तो हम करते क्या है कि बैक्टीरिया होता है और हमारे पास एक दूसरा जेनेटिक मटेरियल होता है ह्यूमन बीइंग का। तो ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर सिंपली क्या होता है कि डीएनए मौजूद होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से करके क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम का कोई सा भी पार्ट हम ले लेते हैं जिसको हम कह देंगे कि ये हमारा डीएनए है, और डीएनए का ये छोटा सा पार्ट हमने ले लिया। अब इसका जो प्लाज्मिड है उसको यहाँ से कट करके और उसके अंदर हम ऐड करवा देते हैं ह्यूमन के डीएनए का पार्ट, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट ऐड करवा के जो नया डीएनए बनेगा वो कहलाता है rDNA या तो फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली क्या है कि कोई ऐसा नया डीएनए हम जनरेट कर रहे हैं जो पहले से नेचर में मौजूद नहीं था, लेकिन हमने दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटीरियल को मिला के एक नया डीएनए बना दिया। ठीक, तो वो जो नया डीएनए बना है वो हमारे पास कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको यहाँ पर देख लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। इस टेक्निक के अंदर हम करते हैं अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्व टू ज्वाइन डीएनए सेगमेंट टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। यानी डिफरेंट सोर्सेज का मतलब क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने बताया कि हमने ह्यूमन में से एक डीएनए ले लिया और दूसरा डीएनए का पार्ट हमने बैक्टीरिया में से ले लिया और उन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो वो जो डीएनए बनेगा वो अब कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसके फर्दर स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स के अंदर सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमें जो जीन आइसोलेट करनी है या जो जीन हमें निकालनी है, सपोज़ ह्यूमन में से अगर हम कोई जीन निकाल रहे हैं तो हमें कौन सी वाली जीन निकालनी है, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करेंगे पहले और उसको वहाँ से आइसोलेट कर लेंगे, वहाँ से निकाल लेंगे। और फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, हमारे पास जो भी बैक्टीरिया का डीएनए था, जिसको अभी मैंने कहा था कि प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया का, इसके अंदर हम ऐड करवा रहे हैं ये ह्यूमन वाला, तो ये जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है ये कहलाएगा वेक्टर, क्योंकि ये कैरी कर रहा है ह्यूमन के डीएनए को। तो बेसिकली ह्यूमन का डीएनए आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवाना इन प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया या किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर किसी पहले ऑर्गेनिज्म के जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करवाना, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सेकंड स्टेप होता है। सही। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू होस्ट, यानी जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया फिर आप उसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर आगे फर्दर ये प्रोसेस चलता है। अभी सबसे पहले हम इसके ये दो स्टेप्स देख लेते हैं। ये दो स्टेप्स बेसिकली आते हैं प्रिपरेशन के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो हम पहले प्रिपेयर किस तरह से करेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन के दो स्टेप्स हैं। अब ये होता किस तरह से है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वही डेफिनेशन लिखी हुई है जो हमने अभी पढ़ी है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या। ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंजेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं डीएनए को, और क्या करते हैं बेसिकली इसमें कंबाइनिंग डीएनए टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी अलग अलग सोर्सेज में से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट आउट करके और उनको मिला के एक नया बना देते हैं, अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल विच वाज नॉट फाउंड इन नेचर बिफोर, जो पहले से मौजूद नहीं था।
अब ये जो नया बना है ये क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए। When this DNA insert in organism, if it expresses, it transforms the living organism. अगर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करवाएंगे और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। सपोज़ हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट जीन हमने बनाई, ठीक, हमने 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिए और हमने दोनों को मिला के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया जिसको हमने नाम दिया PUC19 का। अब एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, वो एम्पिसिलिन सस्टेबल बैक्टीरिया होता है, यानी कि एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है वो उस पर अटैक कर सकती है आराम से। तो अगर हम ये वाला जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं या ये जीन रिकॉम्बिनेंट जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है PUC19, तो वो बैक्टीरिया जो पहले एम्पिसिलिन सस्टेबल था, यानी जिस पे आराम से अटैक कर सकती थी एम्पिसिलिन, अब वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, यानी अब एम्पिसिलिन उस पर एक्ट नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म हो सकता है कम्प्लीटली। अच्छा, अब यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स थे हमारे पास। सबसे पहले प्रिपरेशन था। प्रिपरेशन के अंदर हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि हमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी जीन हमें निकालनी है, जो जीन हमारे इंटरेस्ट की है, उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे और आइसोलेट करेंगे। सपोज़ हमारे पास यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट ह्यूमन की थी, कि हमने ह्यूमन बीइंग का जो सेल था वो लिया, उस सेल के अंदर से हमने उसका क्रोमोसोम देखा, उस क्रोमोसोम में से उसका डीएनए का एक छोटा सा पार्ट निकाल के हमने ले लिया। तो ये जो पार्ट हमारे पास आया है ये कहलाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब सबसे पहला स्टेप होता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है क्या, और उसको आइसोलेट करना, यानी उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट आउट करना, बाहर निकालना। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन यहाँ लिखी है। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ द पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का एक छोटा ऐसा पार्ट होता है जिसको हम क्लोन करना चाहते हैं। The gene of interest is identified from genome of an organism by using radioactive small fragment of DNA called probe. DNA probe एक अलग मॉलिक्यूल होता है DNA का, उसकी मदद से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसको निकालना होता है, उसको आइसोलेट करना होता है। तो आइसोलेशन के लिए एक एंजाइम यूज़ होता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, या इसी एंजाइम का दूसरा नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको डिटेल में हम अभी आगे देखते हैं। तो इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करता है, उसको बाहर निकालता है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ लाइगेटेड। जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाली है उसको हम वेक्टर के ऊपर लगाते हैं। वेक्टर क्या होता है हमारे पास, सपोज़ हमने यहाँ ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम में से जो डीएनए निकाला वो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी। अब हम इसको अटैच करवाना चाहते हैं जो यहाँ पर बैक्टीरिया का प्लाज्मिड था। हमने सबसे पहले यहाँ से बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाल लिया, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, ठीक, और हम इसके अंदर ऐड करवाना चाहते हैं ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने ह्यूमन में से निकाला है, तो हमने ये यहाँ ऐड करवा दिया, ठीक। तो अब इसको ऐड करवाने के लिए भी कोई ना कोई एंजाइम रिक्वायर्ड होगा। यहाँ से निकालने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड था, वो एंजाइम था, निकालने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड था वो था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इसी तरह बैक्टीरिया के प्लाज्मिड पे अटैच करवाने के लिए या ज्वाइन करवाने के लिए भी एक एंजाइम रिक्वायर होगा, जिस एंजाइम को हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, अभी आगे आता है, नाम तो दिखता है। तो बेसिकली वेक्टर क्या है, वेक्टर वो चीज़ है जहाँ पर आपने अटैच करवाना है। तो इस केस में हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के ऊपर अटैच करवा रहे हैं हमारा जो ह्यूमन का डीएनए है। तो इस केस में बैक्टीरिया का ये जो प्लाज्मिड है ये कहलाएगा वेक्टर, और ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये 2-3 स्टेप हम अभी आगे देखते हैं, पहले ये चीज़, इसी चीज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा था। हमने अभी देखा था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ह्यूमन बीइंग का जो डीएनए था उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहा था, वो काट के उसको बाहर निकाल रहा था। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, और इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं डीएनए मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका काम होता है ये कट कर रहा होता है डीएनए को, डीएनए के पार्ट को,
और किस तरह से करता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर उनको कट कर रहा होता है, और डीएनए की वो साइट जहाँ पर कट किया जाता है वो साइट कहलाती है रिस्ट्रिक्शन साइट। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम्स नेचुरली मौजूद होते हैं। नेचुरली क्यों मौजूद होते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया को एक वायरस अटैक करता है, उस वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, इस टाइप का शेप होता है उस वायरस का। तो ये वायरस आके बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तो बैक्टीरिया अपने डिफेंस के लिए इस वायरस के अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जनरेट कर लेता है। वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि इस वायरस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, इसकी ग्रोथ को। तो बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली मौजूद होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो साइंटिस्ट ये करते हैं कि बैक्टीरिया से उधार ले लेते हैं वो एंजाइम, और फिर ह्यूमंस के अंदर उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ह्यूमंस के डीएनए को कट करने के लिए उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं बैक्टीरियोफेज की एक्टिविटी को, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो याद रखने वाली है, दीज एंजाइम क्लीव बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल और नियर द रिकॉग्निशन साइट दीज साइट्स यूजुअली हैव पैलिंड्रोमिक साइट। अब जो बात यहाँ पर याद रखने की है वो ये है कि जो बैक्टीरिया जाके कट लगाएगा डीएनए के ऊपर या जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट के जब वो बाहर निकाल रहा है, तो वो ऐसे किसी रैंडम प्लेस के ऊपर कट नहीं लगाता, बल्कि वो देखता है कि पैलिंड्रोमिक साइट्स कहाँ पर मौजूद हैं। पैलिंड्रोमिक क्या होता है? पैलिंड्रोमिक वर्ड शायद पहले कहीं सुना हो। तो पैलिंड्रोमिक वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि सपोज़ एक वर्ड है बॉब, इसको अगर हम राइट साइड से पढ़ें तो भी बॉब पढ़ सकते हैं, और अगर हम इस साइड से पढ़ेंगे उल्टा तो भी ये बॉब ही कहलाएगा। इसी तरह मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम था एलिया, तो उसको अगर हम इस साइड से पढ़ेंगे तो भी ये एलिया कहलाएगा, इस साइड से पढ़ेंगे तो भी एलिया कहलाएगा। तो ये क्या होता है, हमारे पास पैलिंड्रोमिक वर्ड्स होते हैं, यानी आप इनको सीधा पढ़ें या उल्टा, ये कैसे होते हैं, एक ही तरह से स्पेल करे होते हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है कि पैलिंड्रोमिक साइट्स पे कट करेगा। अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगी तो भी ये साइट यही कहलाएगी GAATTC, और अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगी तो भी ये यही कहलाएगी GAATTC। तो ये साइट पैलिंड्रोमिक साइट है, और इस साइट पे आके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि 4 to 8 बेस पेयर्स होते हैं जो अरेंज हुए हुए होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, यूजुअली मेक स्टिकी एंड्स। अब स्टिकी एंड्स क्या होता है कि सपोज़ अगर हमारा डीएनए इस तरह से है, तो बैक्टीरिया चाहता तो ये इसको इस तरह से भी कट कर सकता था, बिल्कुल सीधा सीधा, तो हमारे पास जो पार्ट आता फिर वो इस तरह का पार्ट आ जाता कि एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। लेकिन इसको ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको ये स्टिकी एंड्स की फॉर्म में करता है। मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। ये कुछ इस तरह से इसको करता है, और इसी तरह से यहाँ से भी ये इस तरह से कट करेगा, तो अब इसको ज्वाइन करना इजी हो जाता है। तो ये वाली जो साइड्स कहलाती हैं, ये कहलाती हैं स्टिकी साइड, यानी कि वो स्ट्रेट कट नहीं कर रहा है। इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं कि वो चाहता है तो वैसे सीधा कट कर सकता था, लेकिन उसने सीधा कट नहीं किया, बल्कि उसने कैसा कट किया है, उसने थोड़ा आड़ा कट किया। इसी तरह इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर ये हमारे पास 2 डीएनए हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहा है, ये दूसरे डीएनए में भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहा है। तो ये कैसे कट कर रहा है, ये यूं कट कर रहा है, यूं कट कर रहा है और यूं कट कर रहा है। इसी तरह इसमें भी ये इस तरह से कट करेगा। ये चाहता तो ये सीधा भी कट कर सकता था, लेकिन वैसे ज्वाइन करने में इशू होता है। अब इस तरह से कट करने के बाद हमारे पास ये जो पार्ट आया है और ये जो पार्ट आया है, ये कहलाएगा स्टिकी एंड्स। फिर ये दोनों डीएनए आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होने के बाद ये एक नया डीएनए बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही बात सारी यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, ये स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। उसके बाद क्या है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है, ऐसा एंजाइम होता है जो ज्वाइन कर रहा होता है दोनों पार्ट्स को। चार्जिंग नहीं है, अब बंद हो जाएगा, उसके बंद होने से पहले हम ये कर लेते हैं कि अनदर एंजाइम यूज इन डेवलपिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डीएनए लाइगेज। दूसरा एंजाइम यूज है डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है कि जो दोनों स्टिकी एंड्स थे उनको आपस में ज्वाइन करेगा। तो दीज एंजाइम ज्वाइन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद न्यूक्लियोटाइड ऑफ वेक्टर एट स्टिकी एंड्स। तो वेक्टर आपका वो था जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड था, और जीन ऑफ इंटरेस्ट वो था जो हमने ह्यूमन में से निकाला था। तो उन दोनों के स्टिकी एंड्स को ज्वाइन करके ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देता है।
यहाँ पर आगे हमारे पास है सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या थी, एग्जाम्पल में जो हम पढ़ रहे थे कि ह्यूमन बीइंग की जो हमने क्रोमोसोम के अंदर से जीन निकाली थी वो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी। तो अब इसको सिलेक्ट किस तरह से करेंगे, आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे कि हमें यही वाली जीन रिक्वायर्ड है बैक्टीरिया के अंदर ऐड करने के लिए। तो उसके अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जीन लाइब्रेरी या तो फिर डीएनए लाइब्रेरी है। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसके अंदर। लाइब्रेरी तो हमें पता है कि क्या होता है, बेसिक अगर लाइब्रेरी का मीनिंग देखें तो लाइब्रेरी ऐसी जगह होती है जहाँ पर कलेक्शन होती है बहुत सारी बुक्स की या तो फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन होती है। तो इसी तरह डीएनए लाइब्रेरी है या जीन लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर बहुत सारी जीन्स मौजूद होंगी या बहुत सारे डीएनए मौजूद होंगे। तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनए लाइब्रेरी इज़ कंस्ट्रक्टेड वेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ क्लोन्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स टेकन फ्रॉम सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि डीएनए के बहुत सारे अलग अलग फ्रेगमेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी क्लोनिंग करके पहले से रखी हुई होती है। वो क्लोनिंग किसी ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, किसी सेल की हो सकती है, किसी टिश्यू की हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा डीएनए प्रोब हमने इससे पहले भी देखा था, तो डीएनए प्रोब की मदद से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सी वाली जीन रिक्वायर्ड है। तो डीएनए प्रोब क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स होते हैं ऑफ नॉन यूनिक सीक्वेंस। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि डीएनए के अंदर सीक्वेंसिंग होती है कि बेस पेयरिंग हुई भी होती है कि ए जी सी टी एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन ये सारे बेस पेयरिंग में हुए होते हैं। तो डीएनए प्रोब उन्हीं का कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजीनस बेस होता है और फिर उसकी मदद से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वाला हमें जीन रिक्वायर्ड है। तो यही होता है कि प्रोब को ऐड कर दिया जाता है, वहाँ पर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो वहाँ पर चला जाता है और फिर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके और जो डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट होता है डीएनए का उसको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर सकते हैं आराम से। अच्छा, ये तो आइडेंटिफिकेशन थी। आइडेंटिफिकेशन के दो मेथड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जीन लाइब्रेरी या डीएनए लाइब्रेरी और दूसरा लिखा हुआ है डीएनए प्रोब। अच्छा, आइसोलेशन किस तरह से होगी, यानी उसको एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करेंगे, तो वो भी हमने देख लिया था कि किसके थ्रू करते थे हम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक एंजाइम होता था, वो कट लगाता था और पैलिंड्रोमिक साइट्स पे कट लगा के स्टिकी एंड्स बनाता था और फिर वो आइसोलेट हो जाते थे। तो इनको, ये तो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो रही है, लेकिन हम किस तरह से करेंगे प्रैक्टिकली इसको, तो इसका मेथड होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, आगे आएगी ये टेक्निक। इसके अलावा दे आर क्लोन ऑफ बाय पीसीआर मेथड। पीसीआर मेथड है द आइसोलेटेड जीन कैन बी क्लोन्ड इनटू वेक्टर एंड नीड फॉर वेरियस एप्लीकेशन। तो जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लेंगे तो उस जीन को आइसोलेट करने के बाद हम उसको वेक्टर में ऐड कर देते हैं। वेक्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्या होता था, जो ये डीएनए का पार्ट होता था प्लाज्मिड, इसको हम वेक्टर कह रहे थे। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि वेक्टर बेसिकली क्या है हमारे पास, वेक्टर बेसिकली कैरियर है और किसको कैरी करता है, ये कैरियर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट वो है जो हमने ह्यूमन में से निकाली है, कैरियर वो है जो इसको अपने ऊपर कैरी करेगा। यानी कि इस केस में बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो कैरियर वेक्टर है क्योंकि वो कैरियर के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर यही बात हुई है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, वेक्टर का रोल क्या होता है, वेक्टर क्या काम करते हैं। तो वेक्टर होते क्या हैं बेसिकली, वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल यूज टू ट्रांसपोर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल। के वेक्टर का काम क्या होता है कि जो हमें जीन पहुंचानी है होस्ट सेल के अंदर, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने साथ अटैच करवाता है इन होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या है कि वो सेल जिसके अंदर वो आगे जाके ग्रो होगा, फर्दर रेप्लिकेट होगा। हमने अभी तक ये देखा है कि हमने बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड निकाल लिया, ह्यूमन के अंदर से डीएनए निकाल लिया और इन दोनों को कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम इस बैक्टीरिया में वापस एंटर करवाएंगे तो ये बैक्टीरिया एक्ट करेगा एज अ होस्ट। ठीक, तो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ आगे लिखी होंगी तो हम देख लेते हैं। यूजुअली स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया आई प्लाज्मिड आर यूज्ड एज वेक्टर। यही एग्जांपल हमने अभी ऊपर पढ़ी है कि प्लाज्मिड जो होता है उसको वेक्टर के तौर पे यूज़ करें। वेक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इट शुड हैव अ डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ इट शुड बी अ डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। अच्छा, तो पहली चीज़ तो ये कि वो रेप्लिकेशन होनी चाहिए उसके अंदर, ऐसा ना हो कि वो
वेक्टर ऐसा हो कि वो होस्ट सेल के अंदर जाके रेप्लिकेट ही ना हो, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है कि हमें तो क्लोन करवाना है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ऐड करवा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना भी देते हैं, लेकिन वो फिर भी होस्ट सेल के अंदर जाके रेप्लिकेट नहीं करता, तो हमारा क्लोनिंग वाला पर्पस तो बिल्कुल फुलफिल नहीं होगा फिर। ठीक, तो पहली चीज़ वो रेप्लिकेट होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, इट हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। बैक्टीरिया के ऊपर जीन्स लगी हुई होती हैं अलग अलग। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर हम कोई एंटीबायोटिक देंगे तो वो उसको के ऊपर एक्ट नहीं करेगी, उस बैक्टीरिया के ऊपर। और अगर वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं कर रही है तो उसका मेन जो रीज़न होता है वो यही होता है कि बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अटैच हुई भी होती है। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में एम्पीसिलिन पढ़ा था। ठीक, अच्छा, इसके अलावा क्या, इट हैज़ रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ डिफरेंट एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके काम करेगा। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वेक्टर्स की, प्लाज्मिड जो हम अभी पढ़ रहे थे एग्जांपल में, लैम्डा। फेज का डीएनए, फेज क्या होता है हमारे पास, बैक्टीरियोफेज इस तरह का एक वायरस होता है जो एक्ट करता है बैक्टीरिया के ऊपर। तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी हम एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और कॉस्मिड क्या होता है, कॉस्मिड बेसिकली प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के डीएनए को आपस में मिला के उसको भी वेक्टर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो बैक्टीरियोफेज कोई बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो ये सारे वेक्टर्स के तौर पे यूज़ हो सकता है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको इंसर्ट किस तरह से किया जाता है वेक्टर में, तो उसके ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, द वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट आर डाइजेस्टेड बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू क्रिएट स्टिकी एंड्स। यही बात हमने पढ़ी थी यहाँ पर कि सबसे पहले क्या होगा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम बैक्टीरिया के अंदर भेज रहे हैं, इसका जो वेक्टर है, इसका जो प्लाज्मिड है, उसके अंदर कट लगाने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाएगा वही सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाएगा ह्यूमन बीइंग के डीएनए के ऊपर कट लगाने के लिए। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो स्टिकी एंड्स इधर प्रोड्यूस होंगे वही स्टिकी एंड्स इधर भी प्रोड्यूस हों ताकि इनको आपस में ज्वाइन किया जा सके। तो स्टेप 1 में हमने ये कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं, जो फ्रेगमेंट्स डाइजेस्ट हुए हैं आर प्योरीफाइड टू आइसोलेट द डिज़ायर्ड साइज फ्रेगमेंट। और फिर उसको कट करके मज़ीद अपने मर्ज़ी का जो फ्रेगमेंट चाहिए होता है वो लिया जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, द प्योरीफाइड वेक्टर एंड डीएनए इंसर्ट आर लाइगेटेड टुगेदर थ्रू लाइगेज। लाइगेटेड का मतलब होता है ज्वाइन टुगेदर। तो जो हमने वेक्टर निकाला था बैक्टीरिया के अंदर से और जो हमने डीएनए निकाला था ह्यूमन के अंदर से, उन दोनों को हम ज्वाइन करवा देंगे। और ज्वाइन हम किसकी मदद से करवाते हैं, एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। तो वो ग्लू कर देता है या वो ज्वाइन कर देता है दोनों को आपस में। और फिर फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है हमारा, फोर्थ स्टेप क्या है, द लाइगेटेड डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल। जो हमारे होस्ट का सेल है, जो मैं कह रही थी कि अगर हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे वापस बैक्टीरिया में, तो ये बैक्टीरिया का जो सेल है ये कहलाएगा होस्ट सेल। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि होस्ट सेल के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग मेथड लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हीट शॉक मेथड। यही सारे मेथड्स के थ्रू इनको बैक्टीरिया में वापस इंसर्ट करवा दिया जाता है।